चलो भैया बोलो मत। अब क्वेश्चन सुनो पहला। कह रहे हैं मूल कर्तव्यों की सूची की उपशाखा जी उपधारा जी किससे संबंधित है? तो ए में लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। बी में लिखा हुआ हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और बच्चों की शिक्षा। तो इसमें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में जो जी नंबर पर आता वो आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। तो देखो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला सवाल यह है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो मूल कर्तव्य आते हैं भाग 4 के। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के में आते हैं। दूसरा सवाल, कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो आता है 51 के। 51 के में आते हैं। मूल कर्तव्यों का स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब होता है कि किस देश के संविधान से वो लिए गए हैं। तो या तो कह दो आप रूस, और इसी को पहले कहते थे हाँ सोवियत संघ, तो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। अच्छा, ये मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं ये जो मूल कर्तव्य हैं बेटा, ये किस समिति की सिफारिश पर आए हैं? तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। एक और सवाल कि जो मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो देखिए संविधान संशोधन तो कौन सा है? 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इनकी कुल संख्या, अगर इनकी मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो मूल संख्या प्रारंभ में 10 थी और वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में हो गए हैं 11। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की फिलहाल जो संख्या है वो कितनी है भैया? तो 11 मूल कर्तव्य हैं भारत के संविधान में। देखिए वैसे इन्हें कहते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं अनुच्छेद 51, या तो कह दो या ए कह दो। अनुच्छेद 51 कै या ए, इसमें है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रीय ध्वज, व राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये 51 कै में आता है। 51
बी में जो आता शॉर्टकट में अगर हम देखें अनुच्छेद 51 बी में, तो स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन, स्वतंत्रता सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा जो फंडामेंटल हमारा ड्यूटी है 51 सी कह सकते हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करना। डी में हम कह सकते हैं, डी में कहा जा सकता है जब आह्वान किया जाए, जब आह्वान किया जाए आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य देश की रक्षा करें। 51 ई में आ जाएगा भाईचारे की भावना। एफ में हो जाएगा 51 एफ, उसमें हो जाएगा भैया मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। मिश्रित संस्कृति की रक्षा। 51 जी में हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। एच में हो जाएगा 51 एच में हो जाएगा वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच का विकास। और 51 आई में हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, 51 आई में हो जाएगा बेटा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। 51 जे में हो जाएगा 51 जे में हो जाएगा बेटा उत्कृष्टता का प्रयास। और 51 के में हो जाएगा 51 के में, हाँ, बच्चों की शिक्षा। बच्चों की शिक्षा। ये शॉर्टकट में लिख लिया हमने, है तो काफ़ी चीज़ें इनमें बहुत सारी और भी, लेकिन हमने क्या करा है कि क्रम थोड़ा सा हमें ध्यान में रह जा, इस वजह से, क्योंकि मान लो पूछ सकता है कि बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा ऐसा है जिसमें बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐसा हमारा है जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो अगर इन्हें 1 2 3 के आधार पर लिखोगे भी तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है।
अच्छा, इसे कै खे गै में लिखना चाहो तो कै खे गै के हिसाब से लिख दो। बोलो, हिंदी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी के अनुसार, गिनतियों के हिसाब से कैसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि जब भारत का संविधान बना था तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल अधिकार तो थे। ठीक है। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थी, और ये महसूस हुआ कि भारत के लोगों के कुछ कर्तव्य जोड़े जाएं संविधान में। तो संविधान में भारत के लोगों के लिए कुछ कर्तव्य जोड़े गए, क्योंकि जहाँ जहाँ देखिए ड्यूटी है, जहाँ कर्तव्य है, वहाँ अधिकार पाते हुए हम अच्छे लगते हैं। कहते नहीं है कि अगर मान लीजिए हम अगर अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो घर के प्रति हमें अधिकार हम मांगने का भी हक है, और हम घर के प्रति अपना कोई भी काम ना करें, घर के प्रति जिम्मेदारी ना निभाएं, ठीक है, तो फिर घर में अधिकार हमें कैसे मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हाँ, देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए, क्योंकि देश के नागरिकों को अगर अधिकार संविधान देता है तो संविधान देश के प्रति कुछ काम करने के लिए, कुछ कर्तव्य निभाने के लिए भी लोगों को जिम्मेदारियां देता है। तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य एक प्रकार की जिम्मेदारियां जो हम सबको फॉलो करनी है। जैसे देखो, पहला जो इसमें लिखा गया है कि सबसे पहला हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि संविधान का पालन करें, संविधान को फॉलो करें, संविधान को का पालन करें, मतलब संविधान का उल्लंघन ना करें, उसमें लिखी गई हर एक बात को माने। सबसे पहली बात तो यही है कि जो देश का आइन है, हमारा जो आदर्श है, हमारा जो संविधान है, हम उसको फॉलो करें। ठीक है। उसी में जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय गान हो, हम उसका सम्मान करें। ठीक है। तो नेशनल जो फ्लैग है हमारा, ये नेशनल एंथम जो है, हम उसका सम्मान करें, उसका अनादर ना करें। इसलिए आपने सुना भी होगा कि एक ध्वज संहिता बनाई गई झंडे के लिए, है ना, कि झंडे का आप अनादर नहीं कर सकते, झंडे का अनादर करना गैर कानूनी है। ठीक है, अनादर नहीं कर सकते आप। दूसरे में क्या कहा गया कि स्वतंत्रता सिद्धांतों का पालन करें। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है, यह स्वतंत्रता के संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने संघर्ष करा है इस आज़ादी के लिए, हाँ, उनका सम्मान करें। हाँ, उनका सम्मान करें। उनके सम्मान का मतलब ये है कि देखिए, जो उस दौर में क्रांति में शामिल लोग थे, कुछ ऐसे थे जिनके नाम इतिहास के पन्नों में लिखे गए, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके नाम इतिहास के पन्नों में भी नहीं आए हैं। आज़ादी कोई एक या दो आदमियों ने नहीं लड़ी, आज़ादी तमाम लोगों ने लड़ी है, उसकी जंगें तमाम लोगों ने लड़ी हैं। तो जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, या जिन लोगों ने उस समय जेलें काटी हैं, या जिन लोगों ने उस समय यातनाएं सही हैं, है ना, हाँ, आप उनका सम्मान करें। तो स्वतंत्रता दिलाने वाले प्रत्येक क्रांतिकारी का, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करें, उसका अनादर ना करें, है ना। जैसे कुछ लोग ना जो आज़ादी के कुछ नायक हैं, हाँ, उनके बारे में सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं कि इसका क्या रोल था, इसका क्या रोल था, इसका क्या रोल था। हर एक व्यक्ति का अपना अपना किरदार था, जो उस ज़माने में उन लोगों से बना देश की आज़ादी के लिए, वो उन लोगों ने किया। ठीक है, उन लोगों ने किया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जो उन्होंने हमें धरोहर सौंपी है, हम उसकी सिक्योरिटी करें। फिर कह रहे हैं तीसरे में कि भारत की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करें, मतलब भारत को खंडित ना करें, भारत की जो शाख है, हाँ, उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो संप्रभुता है हमारे देश की, है ना, हाँ, संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हम खुद डिसीजन मेकर हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है किसी भी मामले में, और देश की जो अखंडता है हम सब लोग उसकी हिफाजत करें। ये कह रहे हैं, देखिए इसी में डी में एक बात कही गई है कि जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। इसी में कोलम है, हिंसा से दूर रहें, मतलब जब देश तुम्हें पुकारे तब देश की रक्षा के लिए आप तैयार रहो। ठीक है, हाँ, जब देश पुकारता है तो, और जहां हिंसा हो रही हो देश के अंदर या कहीं भी, उससे दूर रहें, क्योंकि हिंसा अगर दो लोगों के बीच में हो रही है, 50 लोग और जाकर जुड़ जाते हैं तो वो हिंसा बड़ी हो जाती है, फिर नहीं हो जाती। तो हिंसा से दूर रहें। देश अगर पुकारता है तो उसकी हिफाजत करें, उसकी सिक्योरिटी करें। ठीक है, भाईचारे की भावना का डेवलपमेंट करें, मतलब
जो भ्रातृत्व भावना है, भाईचारे की भावना है, उसको बढ़ाएं। मिश्रित संस्कृति की रक्षा करें, जो हमारे देश का एक मिक्स कल्चर है ना, हाँ, उसको बना के रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, इसी में कहा गया कि वन्य जीवों की रक्षा करें। तो प्राकृतिक पर्यावरण में वन, वन्य जीव है ना, इन सब की रक्षा करें, मतलब इनको हाँ ख़त्म ना करें, पेड़ ना काटें, वनों का नाश ना करें, जंगली जानवरों को तंग ना करें, ये सब उसी के दायरे में आते हैं। वैज्ञानिक सोच का विकास करें। वैज्ञानिक सोच का मतलब ये है कि अपनी सोच को रूढ़िवादी परंपरा से हटा के, रूढ़िवादी चीज़ों से निकाल के एक साइंटिफिक नज़रिए से दुनिया को देखें और साइंटिफिक नज़रिए से ही सोचें, ठीक है। और उसमें क्या कहा, देखें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की संपत्ति जो सरकार की है उसे बर्बाद ना करें, उसकी हिफाजत करें, ठीक है। और उत्कृष्टता का प्रयास करें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप आगे बढ़ते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ, हम सब आगे बढ़ते हैं, तो मुल्क क्या होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो हर एक आदमी को प्रयास करना चाहिए कि वो उत्कृष्टता का प्रयास करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे। और आखिर में कहा है बच्चों की शिक्षा। प्रत्येक माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हाँ अनिवार्य शिक्षा दिलाए, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो संरक्षक के रूप में काम कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे, शिक्षा दिलाए। तो ये थे हमारे फंडामेंटल जो हाँ ड्यूटी है उनके बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे थे। कह रहे हैं कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो पहले हम एक चीज़ देखेंगे, सुन लो भाई, चीन से सीमा बनाने वाले राज्य है, चीन से सीमा बनाने वाले राज्य है। तो राज्य भी लिख रहे हैं इसमें और केंद्र शासित प्रदेश भी लिख रहे हैं, दोनों को मिला के लिख रहे हैं। तो एक तो लद्दाख है, लद्दाख चाइना के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख के नीचे आ जाओगे तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी चाइना के साथ सीमा बनाता है बेटा। उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमा भी चाइना के साथ लगती हैं। उसके बाद में सिक्किम भी चीन के साथ में सीमा बनाता। सिक्किम, सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो चीन के साथ लगती हैं। और एक बताओ और कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 5 स्टेट हैं ये चाइना के साथ में सीमा बनाते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो कौन सा हाँ ऐसा प्रदेश है जो चाइना के साथ में सीमा नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश 2000 से पहले चाइना के साथ सीमा बनाता था, क्योंकि जिस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, तब वो सीमा बनाता था, अब सीमा नहीं बनाता। तो कितने राज्य ऐसे हैं जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, देखो असम एक ऐसा राज्य है जो लगता है कि चाइना के बॉर्डर पे है, क्या वो चाइना के साथ सीमा बनाता है? तो पहले हम एक मैप देखेंगे, भारत का मैप, और वो बाकी जो सवाल है ना उससे संबंधित जुड़े हुए हम उन सबको देखेंगे। ये हमारे पास में इंडिया का मैप है विद स्टेट। अब देखो इस मैप में अब बात चाइना की नहीं है, हर बार चाइना थोड़ी पूछेगा, कुछ ना कुछ नया पूछेगा हमसे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि देखो ये आ गया आपका, यह है पाकिस्तान देश। अब एक हिसाब लगाओ कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। इस नक्शे के माध्यम से याद करना तुम्हें, पाकिस्तान से सीमा बनाता गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख 5। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करते थे, इसलिए हम उसे एक में काउंट करते थे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिलहाल अब है ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला दिए जाएं,
तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 राज्य हैं जिनमें 2 केंद्र शासित भी हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। याद रखेंगे, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और उसके ऊपर अब एक सिरे से चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले हमारे राज्य हो गए। हाथों हाथ याद कर लो यहीं पर बैठ के, है ना। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5। देखो, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ऐसा लगता है देखने में कि हिमाचल और हरियाणा सीमा बनाते होंगे पाकिस्तान के साथ में, लेकिन हिमाचल और हरियाणा दोनों पाकिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाते। करेक्ट होगी बात। अच्छा, उसके बाद में ये जो हिस्सा लगता है ना, पीओके के अंडर में आता है ये पाक अधिकृत कश्मीर। अगर पीओके भारत का अगर हिस्सा है तो फिर एकमात्र राज्य लद्दाख किसके साथ सीमा बनाएगा? अफगानिस्तान के साथ में। तो अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य अगर हम देखें तो पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब लद्दाख वाला हिस्सा हमारा, ठीक है। कौन सा वाला? अब आ जाओ चाइना से सीमा बनाने वाले। देखो, यह है चीन या तिब्बत। चीन से सीमा बनाने वालों में एक आता है लद्दाख 1, यह आता है हिमाचल 2, यह आता है उत्तराखंड 3। अब सुनो, यह आता है सिक्किम 4 और यह आता है अरुणाचल प्रदेश 5। तो अभी मैंने बात बताई है, ये जो 5 राज्य हैं किसके साथ सीमा बना रहे हैं? तो चीन के साथ भी 5 बना रहे हैं। चीन के साथ भी कितने राज्य सीमा बना रहे हैं बेटा? 5। लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। हो गए 5। चलिए, इनको भी हाथों हाथ याद रखो। और देखो, और आगे चलते हैं। एक देश आता है ये नेपाल। अब देखो, नेपाल से कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं? नेपाल से, तो नेपाल से एक बनाता है ये वाला उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और सुनो, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल का ये वाला 4, पश्चिम बंगाल 4 और ये आ गया सिक्किम। तो पाकिस्तान के साथ भी 5, चीन के साथ भी 5, नेपाल के साथ भी 5, 5 हो रहे हैं। देखो, नेपाल के साथ में उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और उसके बाद सिक्किम 5। अच्छा, कभी कभी देखने में बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि पश्चिम बंगाल सीमा नेपाल के साथ में नहीं बनाता, जबकि पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। ये डाउट का विषय रहता है। पश्चिम बंगाल बनाता है ना, असम नहीं बनाता नेपाल के साथ। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, एक छोटा सा देश है ये वाला भूटान। अब भूटान के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य देखो आप, तो यहाँ से शुरू कर लो। एक तरफ से सिक्किम 1 और ये आ गया बंगाल, पश्चिम बंगाल 2, यह आ गया असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान के साथ में हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। मौखिक याद करो बैठ के यहीं पर। भूटान के साथ में 4 सीमा बनाते हैं, सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। भूटान के साथ में हो गए। अब चलो इधर आ जाओ, इधर आ गया ये म्यांमार या बर्मा। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो भूटान के साथ में 4 राज्य बना रहे हैं और म्यांमार के साथ में भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अब उसके बाद में आ जाओ बेटा, अंदर आ जाते हैं। ये आ गया बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से देखो, ये वाला वाइट वाला हिस्सा जो ना, वाइट वाला ये वाइट वाला बांग्लादेश का है। तो मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, ये आ गया ये वाला हिस्सा, ये असम। असम ऐसे निकल गया, असम जो है ना ऐसा आ गया, ऐसा है। असम 2 जगह सीमा बनाता है, देखो, ठीक है। हाँ, तो देखो सुनो, पहले मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4, सुनो, मेघालय 4 और ये पश्चिमी बंगाल 5। तो 5 राज्य पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ, सॉरी, 5 राज्य पाकिस्तान के साथ, 5 राज्य चीन के साथ, 5 राज्य नेपाल के साथ और 5 राज्य बोलो बांग्लादेश के साथ, 4 राज्य भूटान के साथ और 4 राज्य म्यांमार के साथ, ठीक है। ये 4 हैं।
तो एक क्रम पर अगर आप चलोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी नक्शे से आपको। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्यों में सबसे पहला आता नीचे गुजरात 1, उसके ऊपर राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। अफ़गानिस्तान के साथ में एक ही राज्य सीमा बनाता, वो आता लद्दाख, ठीक है। उसके बाद में चीन के साथ में 5, लद्दाख 1, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 हो गए। उसके बाद में चलते हैं नेपाल के साथ में 5 हैं, उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, पश्चिमी बंगाल 4, सिक्किम 5। भूटान के साथ में 4 हैं, भूटान के साथ में 4 राज्य हैं, एक अपना आता सिक्किम, एक पश्चिमी बंगाल, एक आता आपका असम और एक आता है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ में 4 हैं, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे बोलो मिजोरम, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, 4 हो गए। और बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, मेघालय 3, असम 4, पश्चिमी बंगाल 5। अच्छा देखो, नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर में देखो, 7 सिस्टर में 4 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। 4 कौन कौन से? असम 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4। तो 7 में से 4 सीमा बना रहे हैं, 3 नहीं बना रहे। तो एक अरुणाचल प्रदेश नहीं बना रिया, एक नागालैंड नहीं बना रिया और एक मणिपुर नहीं बना रिया, ठीक है, मणिपुर नहीं बनाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना है। अब ये जो सवाल आएगा ना, बार बार आपके सामने आएगा और आने वाले इस सवाल का जवाब यही होगा जो मैप है आपके सामने, क्योंकि इस मैप के माध्यम से जो है आप प्रत्येक क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं मैप के माध्यम से। और अगर मैप आपने तैयार नहीं करा तो फिर आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाइना से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं। तो पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा बना रहे थे, एक बार और रिवीजन करते हैं, 5। नीचे से चलो, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5। अफगानिस्तान से एक राज्य सीमा बनाता, लद्दाख। चीन से बनाते हैं 5, लद्दाख 1, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, पश्चिमी बंगाल 4, बोलो सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। नेपाल से 5 बनाते हैं, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। और उसके बाद में चलते हैं भूटान के साथ में 4, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ में 4 बनाते हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर, मिजोरम। चलो बताओ बांग्लादेश के साथ में 5 कौन कौन से हैं? एक तरफ से चलो भाई, जहां रोके आते आके मिजोरम पर रुके थे, मिजोरम, उसके आगे त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल। नक्शे को दिमाग में बिठाओ, रटो मत ना, नक्शे को दिमाग में बिठाओगे तो चीज़ें आसानी से लंबे समय तक के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो भाई एक सवाल है ये, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, डॉट डॉट में कह रहे हैं, जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। जो हमारे लेन देन है, वित्तीय लेन देन है, उनको हाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को, बस एक शब्द याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली हो या इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी हो, आदान प्रदान तो खरीदारी में ही आएगा ना, तो उसको आप क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय बैंक कहते हैं, एकल विशिष्ट प्रणाली कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, इंटरनेट हाँ कॉरपोरेट बैंकिंग कहते हैं। ये सब किसके माध्यम से सक्षम हो रहा है? ऑनलाइन खरीदारी, इसे क्या कहते हैं? ई बैंकिंग कहते हैं ना। अरे ई बैंकिंग नहीं कहते इसको, तो इसका सही आंसर क्या लगेगा फिर? इसे कहेंगे हम इंटरनेट बैंकिंग।
तो बस इसका आंसर ही याद रखना, बाकी तो कुछ इसमें करना नहीं है आपको। आगे के लिए याद रखो, एक चीज़ याद रखो केवल कि इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान प्रणाली जो है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जो है जिसमें आप चीज़ों का क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन करते हैं, वो किस तरीके से होता है ना, उसको सक्षम बनाने वाला जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल नाम आपको याद रखना बेटा, इंटरनेट बैंकिंग। वैसे वित्तीय लेन देन किस में आते हैं? ई बैंकिंग में। ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट लेना, ऑनलाइन चीज़ों को खरीदना, ऑनलाइन चीज़ों को बेचना, ये इंटरनेट में ही आता सब। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष ... में अधिनियमित की गई थी। भारत में जो सीआरपीसी है, देखो भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया सीआरपीसी को कब लागू किया गया था भारत में? उसके लिए कानून कब बने थे? 1977, 1975, 1971 और 1973 में। तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। देखो जो हमारे यहाँ आईपीसी आई थी वो 1960 की थी, सॉरी 1860 की। इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेज लेकर आए थे वो 1860 में आया था, ठीक है। 1860 में आईपीसी एक्ट आया था, 1861 में आईपीसी को लागू किया गया था और 1862 में उसी का इस्तेमाल करते हुए भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, है ना। एक का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास और कलकत्ता। तो वो आईपीसी है, ये सीआरपीसी है। इसे क्या कहते हैं भैया? इंडियन क्रिमिनल, देखो इसे कहते हैं हम, हाँ, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। शॉर्टकट में इसको सीआरपीसी कहते हैं, सीआरपीसी। कोई पूछेगा कि सीआरपीसी एक्ट कब आया था, सीआरपीसी अधिनियम कब का है? तो जो सीआरपीसी एक्ट है, अधिनियम है, वो आया था 1973 में। सीआरपीसी अधिनियम क्या कब का है? 1973 का। अच्छा, सीआरपीसी अधिनियम को कब लागू किया गया था? इसे कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 1 साल बाद 1974 में, 1 अप्रैल 1974। अब यहां से 2 सवाल बन गए आपके लिए। पहला सवाल तो ये बना कि सीआरपीसी एक्ट कब का है? 1973 का। और सीआरपीसी एक्ट लागू कब हुआ भारत में? 1974 में। सीआरपीसी का काम क्या है? सीआरपीसी का काम क्या है? तो भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए, प्रक्रिया प्रदान करना। तो जो भी आपराधिक भारत में केस होते हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे चलते हैं, ठीक है, वो सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत चलते हैं। और उसी आधार पर सीआरपीसी की तमाम धाराओं के आधार पर लोगों को पनिश किया जाता है, क्योंकि जो कानून का उल्लंघन करते हैं। तो प्रशासन को चलाने में सीआरपीसी का बहुत बड़ा रोल है, किरदार है, ठीक है। चलिए अगला सवाल सुनो बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और इसका जिम्मेदार कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? सत्यपाल, जनरल हंटर्स, जनरल डायर, जनरल पेंटर्स। देखिए
अपना हेडिंग हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए किस स्थान पर हुआ था। स्थान मीन्स शहर अमृतसर, और अमृतसर कहाँ? पंजाब वाला। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस समय पर? यह डेट सहित आता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ, में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश ये दिया था भैया जनरल डायर ने। तो जो जनरल डायर था जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तमाम लोग उसमें मारे गए, शहीद हो गए। ठीक है, इस घटना से क्षुब्ध होकर ये 4 बातें याद रखो। देखिए, इस घटना से क्षुब्ध होकर उपाधियां त्यागी। इस घटना से क्षुब्ध होकर उपाधियां त्यागी। किस किसने कौन कौन सी उपाधि त्यागी थी? एक उपाधि त्यागी थी सर या नाइटहुड। सर या नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा, केसर हिंद। केसर हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? वो उपाधि थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्यागी। एक नाम आपको पता होगा, राय बहादुर। राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? जमनालाल बजाज ने। और कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। चौथा नाम पेपर में बहुत आता है। जो ब्रिटेन की कार्यकारिणी होती थी ना, कार्यकारिणी से त्यागपत्र दिया। कार्यकारिणी से त्यागपत्र दिया किसने? शंकर नायर ने। शंकर नायर। ये शंकर नायर वाला सवाल बहुत आता। मैं आपको शॉर्टकट में कुछ बातें जल्दी जल्दी बताता हूं। आपको पता होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने कानून बनाया 1919 में, जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट। ये जो अंग्रेज है ना, ये किसी के नहीं हुए। ये अंग्रेज सिर्फ अपने ही अपना मतलब साधने वाले लोग हुए हैं। तो इन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा कि कहीं भी शादी समारोह अगर होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उन फंक्शन में लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत में मेले नहीं लगेंगे, क्योंकि मेले लगेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे। शादी समारोह में भी ये कहा गया कि बाहर से आए हुए लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। जन्मदिन, शादी समारोह, डेथ में लोग अक्सर इकट्ठा होते हैं, अब भी, है ना। अगर कोई इकट्ठा होता है तो उन्हें बिना बताए अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उनकी गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी होने के बाद वो छूटने के लिए ना कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील कर सकते हैं, और ना कहीं वो बिना अपील बिना दलील
बोलो, और बिना वकील का कानून, ना वकील कर सकते हैं ना अपनी बात कह सकते हैं। तो ये कानून जो था, इसी को गांधी जी ने काला कानून कहा। पंजाब के कुछ लोगों को उसी समय रोलैक्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। तो पंजाब के जो व्यक्ति थे उनमें अंग्रेजों के इस कानून के प्रति एक आक्रोश था, और वो जलियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे कि हमारे जो नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है ना, हाँ, उनको छोड़ा जाए और उनको इस तरीके से इस कानून के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। कहा जाता, आपने सुना भी होगा कि तमाम सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए उन नेताओं की बातों को सुनने के लिए। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि मीटिंग हो रही है तो उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया बिना चेतावनी दिए। देखो, पुलिस पहले चेतावनी देती है, भीड़ कहीं होती है, आप भी जब नौकरी करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भीड़ पर गोली नहीं चलाई जाती। भीड़ को पहले चेतावनी दी जाती है कि आप यहाँ से हट जाएं, अगर यहाँ पर आप खड़े रहेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भाई, लोग अगर नहीं हटेंगे तो आप पहले हल्का बल प्रयोग करोगे और धीरे धीरे करके आप उस बल को बढ़ाते चले जाओगे। बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोग उसमें मारे गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे तो एक कुआं था, कहा जाता है लोगों ने गोलियों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, और कहा जाता है कि कुआं पट चुका था, इतने लोग कुएं में कूद गए, ठीक है, और उनकी भी डेथ हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया, जलियांवाला बाग ने, और तमाम देश के पूरे कोने कोने में इसको लेकर नाराज़गी प्रकट हो गई। उसी को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें अंग्रेज़ों ने सर की उपाधि दी थी, तो उन्होंने वो सर की उपाधि उनकी लौटा दी कि भाई साहब, अगर तुम इतने क्रूर आदमी हो तो तुम्हारे हाथ से ली गई हर वस्तु जहर के बराबर है, हम तुम्हारे सम्मान नहीं लेंगे, क्योंकि तुम हमें तो सम्मान दे रहे हो और हमारे बच्चों को गोलियों से भून रहे हो। क्या कोई माँ बाप या कोई बड़ा आदमी ऐसा सम्मान लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि जहाँ उसके बच्चों को दिक्कत हो, लोगों को, उसके परिवार के लोगों को दिक्कत हो, वहाँ सम्मान किस काम का। गांधी को भी मिली थी केसर हिंद की उपाधि, वो उन्होंने लौटा दी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों का साथ दो। इससे अंग्रेज बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ये आदमी तो काम का, चलो इन्हें उपाधि दे दो। उन्हें उपाधि दे दी। मैं तो इस चक्कर में हूँ कि जिन जिन लोगों ने शुरू में अंग्रेजों की पैरवी की थी उनको उपाधियाँ मिली होंगी। भाई, अंग्रेज किसे उपाधि देंगे? जो उनकी पैरवी करते होंगे। कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, इन ऐसे लोगों को तो उपाधि नहीं दी, है ना। तो उपाधि मतलब जो जब तक लोग, गांधी ने अंग्रेजों की बातों का समर्थन करा, उन्होंने उपाधि दी, है ना। राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी किसने? जमनालाल बजाज ने। और ये सवाल बहुत आता पेपर में कि कार्यकारिणी से त्यागपत्र किसने दिया था? शंकर नायर ने। एक बात और सुनो, अभी ये जो जनरल डायर है, ये नाम सुनो, ये जो जनरल डायर है, हाँ, ये भारत से रिटायर होकर गया तो भारत में ना इसकी जो छवि थी बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भारत से वापस गया ब्रिटेन, लंदन, तो वहाँ के लोगों ने इसका स्वागत फूल मालाओं से किया, ढोल नगाड़ों से इसका स्वागत किया, और उनकी नज़र में ये कौन बन गया? हीरो बन गया। क्योंकि वहाँ लोग ये क्या, उन लोगों ने कहा होगा कि देखो अधिकारी हो तो डायर जैसा हो, है ना, इतने मरवा दिए, है ना, व्यवस्था को टस सा मस नहीं होने दिया। अरे तो ऐसी व्यवस्था भी तो बेकार ही है जहाँ लोगों की हत्या हो जा। व्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ किसी के साथ खून खराबा ना हो, और आप बेहतर व्यवस्था दे पा रहे हैं, आप अफसर अच्छे हैं फिर, ठीक है। तो फूल मालाओं से स्वागत हुआ। भारत में इसके नाम से इतनी बड़ी नफरत हो गई थी कि उधम सिंह ने कसम खा ली थी कि भाई साहब इसे किसी भी लोक में ले जाओ, अगर ये मर भी जाएगा तो मैं इसे मृत्यु लोक से निकाल के मारूंगा, मतलब इसे मैं मारूंगा। तो आपने सुना होगा कि उधम सिंह एक क्रांतिकारी पंजाब के, ठीक है, हाँ, वो जो है लंदन गए, कैक्टस हॉल था लंदन में, ये बात है 1940 के आसपास की। कैक्टस हॉल था लंदन में, और इसे चूंकि हीरो बना दिया था तो बड़े बड़े सेमिनार करता था। कैक्टस हॉल में इसे भाषण देना था, भाषण देने के लिए इसे इनवाइट किया गया था कि आओ संबोधन करो, कैक्टस हॉल लंदन में। 1940 की बात है। जब ये गया रिटायर होने के बाद यहाँ से,
और लंदन के कैक्टस हॉल में इसको बुलाया गया। तो उसी कैक्टस हॉल में 1940 में उधम सिंह ने इस पर गोलियों की बरसात कर दी और इसकी डेथ हो गई। इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल डायर का भी अंत हुआ और हमने ये तय कर दिया, ये हाँ अंग्रेजों के दिमाग में खौफ डाल दिया ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने कि तुम भारत में अत्याचार करके सिक्योरिटी के साथ निकल तो सकते हो, लेकिन तुम महफूज अपने घरों में भी नहीं हो, हम लंदन में घुस के मारेंगे फिर। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए ये कांड एक ऐसा कांड हुआ जिसने भारत को हाँ पूरी तरीके से झकझोर करके रख दिया। बच्चे, महिलाएं और तमाम लोग जो थे उसमें वो मारे गए थे। ठीक है, चलिए बेटा बाकी देखते हैं फिर।